हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूं अपने द क्लासमेट गुरु के इस चैनल पे, जहां पे हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम यहाँ डेली बेसिस पे काफ़ी डिटेल में कवर करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न ना छूटने पाए। और साथ ही हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हो सकता है, वो प्लेसेस इन न्यूज़ से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी भी चीज़ से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। और साथ के साथ उस क्वेश्चन से संबंधित कोई ना कोई आर्टिकल हमारे पूरे डिस्कशन में मौजूद होता है। तो दोस्तों, आप उसका आंसर करिए जब हम क्वेश्चन आपको देंगे, और फिर उसके बाद अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो आप इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले इसी बात पे देख लेते हैं आज के हमारे द हिंदू में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स निकले हुए हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपका प्रीलिम्स की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहे चीज़ों की। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हमारे पूरे डिस्कशन में। वो कौन सा आर्टिकल है? पहला हमारा, इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल टू फाइंड जेस्टेशनल एज डेवलप्ड। जो जेस्टेशनल एज होती है किसी फीटस की, किसी बच्चे की, भ्रूण की, तो उसके लिए एक एआई मॉडल डेवलप किया गया है। वो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा एआई मॉडल है और किसने डेवलप किया हुआ है हमारे यहाँ के। और अगला होगा आर्टिकल, ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन सुप्रीम कोर्ट टू कोस्ट गार्ड। इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल रहा है कि जो वुमेन्स हैं कोस्ट गार्ड में, उनको परमानेंट वहाँ पे किया जाए। और अगली न्यूज़ है हमारी दोस्तों, वो है हमारी, व्हाट इज़ बिटकॉइन हैल्विंग एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द क्रिप्टो कम्युनिटी। हम देखेंगे बिटकॉइन हैल्विंग क्या होता है, बिटकॉइन हैल्विंग क्या होता है यहाँ पे, ये देखेंगे। देखिए, बिटकॉइन भी हमारे इकोनॉमी के पेपर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी बिटकॉइन पे जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है जो कि होता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताएंगे कि क्या है वो। अगला होगा, सिक्किम गवर्नमेंट टू क्रिएट फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर न्यू बॉर्न। वहाँ पे न्यू बॉर्न के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट जो है क्रिएट करने की बात कही वहाँ की सिक्किम की गवर्नमेंट ने। तो हम देखेंगे, बहुत छोटी सी न्यूज़ है ये, बस है कि जो है कोई ऐसी न्यूज़ निकली है हमारे पूरे नेशनल लेवल पे, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, जैसे कि अगर एग्जाम में कहीं पूछ लें तो आप जो है इसको आंसर पाए। अगला होगा आर्टिकल हमारा, नंबर ऑफ एनिमल्स डेड इन मंगोलिया ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर। एक्सट्रीम विंटर, मंगोलिया में एक्सट्रीम विंटर होने की वजह से वहाँ पे डेड हो गई। तो यहाँ पे हम इसका मंगोलिया का पूरा जो है देख लेंगे कि मैप क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है मंगोलिया। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ की भी तैयारी साथ में होती रहे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आए हैं वहाँ पे जो है एनिमल्स के डेड होने के। तो ये जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसेस इन न्यूज़ से संबंधित हमारे किसी क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। अगला होगा हमारा, वॉइसेस ऑफ लव एंड लॉन्गिंग फॉल साइलेंट। अभी अभी हमारे पंकज उदास जी की जो है उनका निधन हो गया है, तो वहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये वनडे एसएससी के एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि अभी किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का जो है उनका निधन हुआ है, तो ऐसे कुछ आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसके पहले भी अब हमने देखा कि एमएस स्वामीनाथन जी का भी जो है निधन हुआ था, और भी कुछ लोगों का अभी रिसेंट में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इमिनेंट पर्सनालिटीज़ की थोड़ी डेथ हुई है, तो हम उनको देख लेते हैं साथ में। अगला होगा हमारा, IGNCA's लैंग्वेज एटलस टू शाइन अ लाइट ऑन इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज एटलस बनाने की बात कही जा रही है। कल का आर्टिकल था जो कि छूट गया था, तो मैंने आपको सोचा कि इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो मैंने सोचा यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया जाए। फायरी शो, ये देखेंगे हम दोस्तों। अगला होगा हमारा, PM लॉन्चेस 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्थ 41,000 करोड़। यहाँ पे कुछ एक जो है इनिशिएटिव लिया है हमारे PM जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसको भी देखेंगे। कुछ अमृत रेलवेज करके कुछ इनिशिएटिव है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या है क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहूँगी। कोट क्या है? जीन पॉल सार्त्र का है दोस्तों। ये काफ़ी बड़े फिलोसोफर रहे थे हमारे, फिलोसोफर जो कि जीन पॉल सार्त्र। वी आर आवर चॉइसेस। वी आर आवर चॉइसेस, इनका ये कोट है। किनका है ये भी बता देती हूँ। कभी कभी हमारे जो है एथिक्स ऐसे के पेपर में जो है आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे कोट करने के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें। किनका है ये? जीन पॉल सार्त्र।
जीन पॉल सार्त्र, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे जो है। उनका ये कोट है कि वी आर आवर चॉइसेस एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रू इन आवर डेली लाइफ। बात क्या है कि हम अपने ही चॉइसेस का जो है एक कह लीजिए कि उसका ही एक हम परिणाम होते हैं। जो भी चीज़ें हम लाइफ में कर रहे होते हैं, हमारी जो चॉइसेस होती हैं, जो डेली बेसिस पे हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं, जो डेली बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं लाइफ के, वही डिसाइड करती हैं कि कल को हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। आज आपका 3 महीने का टाइम है आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में, और 10-12 दिन बचे हुए हैं आपके जो है पीसीएस के एग्ज़ाम में, 15 दिन। तो ये डिसाइड करेगा कि अब अभी भी आप जो है अपने डेली बेसिस पे क्या आप जो है चॉइस करते हो, क्या चॉइस बनाते हो अपने, क्या डिसीजन लेते हो आप डेली बेसिस पे। ये डिसाइड करेगा कि आने वाले सालों में आप कहाँ पे होने वाले हो। आपने देखिए ड्रीम देखने को तो बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं कि हम यहाँ पे हो जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द की। देखिए आपको जो है मोटिवेशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा आप हाईली मोटिवेटेड हो, सुबह 4 बजे ही उठ गए आपसे, या तो रात में ही आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ गया कि अब हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, और इतना ज़्यादा मोटिवेशन है कि पूरी रात भर इस वजह से नींद नहीं आ रही है कि सुबह 4 बजे हमें उठना है। इतना ज़्यादा मोटिवेशन हाई हो गया क्योंकि आपने कुछ रील्स देख ली थी, कुछ शॉर्ट्स देख लिए थे, जस्ट एक रात पहले कुछ ऐसे हाईली मोटिवेशन के शॉर्ट्स देख लिए थे, और आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के हमें पढ़ना है। आप सुबह 4 बजे उठे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, 4 बजे आप उठे और जो है पढ़ने लग गए, और आपने एक आध दिन ही पढ़ाई करी, उसके बाद आपकी जो है पूरी की पूरी जो है वो मोटिवेशन एकदम से डाउन हो गया। क्योंकि आपको फिजिकली भी मेंटेन करना है, आपको मेंटली भी अपने आप को मेंटेन करना है, तभी आपकी पढ़ाई जा करके हो पाती है सही से। अगर आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके नहीं चलोगे तो कुछ टाइम बाद आपकी जब फिजिकल जो है एक टायर्डनेस आ जाएगी, शरीर में थकावट आ जाएगी, तो मेंटली भी आप उतने सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ कैसे आती है? ये डिसिप्लिन से आती है कि हाँ, आपको डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ये भी डिसिप्लिन है। लेकिन इसके साथ में डिसिप्लिन क्या है? आपको टाइम पे थोड़ा एक ठीक ठाक रेस्ट भी लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है, साथ में आपको एक बैलेंस डाइट भी खानी है। बस ये नहीं है कि आपने बस एकदम टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने, इतना फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट की तरफ कितने कदम बढ़ रहे हो, कितना आपने इन्वेस्ट किया। अब आज आपने बैठ करके यहाँ पे सोचा कि हाँ ठीक है, मैं 2 साल बाद यहाँ होने वाली हूँ, मैं 2 साल बाद यहाँ हो जाऊंगा, या मैं 5 साल बाद हो जाऊंगी, या मैं 1 साल बाद हो जाऊंगी। तो आज आपने उसके लिए क्या किया? उस 1 साल बाद होने के लिए आज आपने आज के डे में कौन सा ऐसा स्टेप लिया जो आपको 1 साल बाद वहां पे लेके जाएगा? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ कैसे आती है? डिसिप्लिन के साथ में आती है दोस्तों। डिसिप्लिन के साथ में आप एक हार्डवर्क मेंटेन करते हो साथ के साथ, तो पहुंचना आसान हो जाता है। और ये भी नहीं है कि आज के आज आपको जो है इतना ज़्यादा अपना हार्डवर्क इनपुट कर देना है, इतना ज़्यादा कर देना है कि उसके 4 दिन बाद तक आप कुछ ना कर पाओ। थोड़ा थोड़ा करके करना है कि वो 1 साल बाद हम जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हम क्या आज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा आज का जो कोड था वो क्या था? वी आर आवर चॉइसेस। हम जो चॉइस बनाते हैं उसी के एक परिणाम होते हैं, उसी के एक रिजल्ट होते हैं, और ये बात सच है। आज के टाइम पे अगर आप जो है चाय की दुकान पे जाके अपने 4 दोस्तों के साथ जो है 4 घंटे का टाइम बिताने को छोड़ करके अगर आपने ये चूज़ किया कि नहीं, मैं ये 4 घंटे को बैठ करके यहाँ पढ़ने वाली हूँ, पढ़ने वाला हूँ, तो वो डिफरेंस आपको जो है दिखेगा आपके आगे जा करके लाइफ में। वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप जा करके आपने सोचा कि नहीं अभी मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, थोड़ा और 2 घंटे 4 घंटे सो लेती हूँ, वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, कहीं जा करके एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप अपनी चॉइस बनाते हो, इस चॉइस को छोड़ते हो कि नहीं मुझे अब नहीं लेटना है, मुझे उठ करके जाना है, मुझे जा करके 10 ही मिनट सही, 15 मिनट ही सही घूम के आना है, कुछ ना कुछ करके आना है। तो वो जा करके आपको 1 साल बाद उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये जो आप चॉइस बनाओगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रख के चॉइस बनाइए कि आप क्या चॉइस बना रहे हैं आज के टाइम पे। तो क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। 2014 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का। गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम ओडिशा, यक्षगना कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? ए ओनली 1, बी 2 and 3, सी 1 and 3, डी 1 2 and 3।
आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पेयर जो है सही तरीके से मैच्ड हैं। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। 2014 का क्वेश्चन है। गरबा गुजरात का है, मोहिनीअट्टम ओडिशा का है कि नहीं है, यक्षगान कर्नाटका का है कि नहीं, आपको ये सारी चीजें बतानी है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, डी केवल एक, दो और तीन। तो चलिए चलते हैं आगे हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, लास्ट में आकर के हम आंसर देख लेंगे। और आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा हमें डीमोटिवेशन आ रहा है दोस्तों। आप पे समझ लो आपको सब्सक्राइब करना है, हमें इससे मोटिवेशन आता है और हमें बहुत सच में एक मोटिवेशन आता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आप करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमें थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। इससे हम चीज़ों को और बेटर तरीके से आपको अच्छा करते चले जाएंगे और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अपने पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल क्या है? ये छठे पेज पे निकला हुआ है द हिंदू में। ये क्या है? अ थेयम परफॉर्मेंस एट श्री कुरुम्बा भगवती टेम्पल इन कन्नूर कर्नाटका। ये थेयम है। थेयम क्या है? थेयम एक डांस परफॉर्मेंस है, डांस का फॉर्म है एक ये थेयम। थेयम थेयम ये कहाँ पे खेला होता है, डांस किया जाता है? ये किया जाता है आपके कहाँ पे? केरला में। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा जो है इसमें जो है पिक्चर निकला हुआ है। पिक्चर में आप देख लीजिए, यहाँ पे है ये एक कोई, इन्होंने कोई कुछ अलग तरीके का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके वहाँ पे कुछ ऐसा डांस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं कि थेयम क्या है। व्हाट इज थेयम? थेयम इज अ पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस वर्शिप इन। रिचुअल फॉर्म ऑफ डांस मतलब भगवान को एक तरीके का उनका कुछ रिचुअल होता है, उसके लिए जो डांस वो करते हैं वही है। वो कहाँ पे होता है? केरला और कर्नाटका दोनों जगह है, दोनों के है, दोनों के पे होता है, केरला में भी कर्नाटका में भी। इट कंसिस्टेड ऑफ 1000 year old ट्रेडिशन। ये 1000 year old ट्रेडिशन है, ये परंपरा इनकी हजारों साल पुरानी परंपरा है ये। एंड कस्टम्स, इनकी बहुत पुरानी परंपरा और कस्टम है ये। द पीपल कंसिडर थेयम itself एज अ चैनल टू अ गॉड एंड दे द सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। ये जो है गॉड्स डांस भी बोलते हैं, मतलब भगवान का डांस भी बोला जाता है इसको एक तरीके से। थेयम को ही गॉड डांस भी, अदर नेम इसका गॉड डांस है, गॉड्स डांस है। तो ये लोग जो है इस डांस के माध्यम से इसको एक ये चैनल बनाते हैं, इसको एक तरीके का ये ब्रिज मानते हैं कि यहाँ से जो है इसी ब्रिज से होकर के हम भगवान के दर्शन हमें होंगे, भगवान से हम मिल पाएंगे, उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। थेयम के बारे में देखते हैं। ईच थेयम इज अ मैन और वुमेन। हर थेयम में मैन और मतलब आदमी और औरत दोनों हो सकते हैं थेयम में। इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ऐसे ऑप्शन में आ गया तो। हु अटेंड डिवाइन स्टेटस बाय परफॉर्मिंग हीरोइक डीड्स। कुछ हीरोइक डीड्स वगैरह करते हैं, कुछ क्या कहते हैं साहसी काम कुछ इस तरीके का करते हैं, कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं वहां पे। बाय लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ। मोस्ट थेयम आर बिलीव टू बी द इनकारनेशन ऑफ शिवा और शक्ति। जो मैक्सिमम थेयम है वो ये जो है जो थेयम वो डांस वगैरह करते हैं, उनको लगता है कि जो थेयम है ये भगवान शिव और भगवान माता पार्वती के ही एक तरीके का रूप है। ये इनकारनेशन मतलब उन्हीं का ही एक जो है अगला रूप है ये। शिवा और शक्ति, तो किन की पूजा होती है? एक तरीके से शिव जी की और शक्ति की, माँ पार्वती की पूजा होती है। तो इसीलिए शिव और शक्ति, आदमी और औरत दोनों ही लोग इस डांस का परफॉर्मेंस करते हैं। मोस्ट थेयम आर बिलीव टू बी द इनकारनेशन, हाँ, और दे हैव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद दीज प्रिंसिपल डेटीज ऑफ हिंदुइज्म। और भी जो है जो भी मेन हमारी डेटीज हैं, देवी देवता हैं हमारे जो है हिंदू धर्म के, उनसे संबंधित इसको माना जाता है कि हम पूजा करके उनकी जो है ब्लेसिंग ले सकते हैं। दे आर ओवर 400 थेयम। 400 थेयम होते हैं, 400 से भी ज्यादा थेयम के फॉर्म होते हैं एक तरीके से। सम ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ कुछ थेयम जो है 400 से भी ज्यादा थेयम के थेयम परफॉर्मेंस के जो है रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं। उसमें से कितने कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ आगे देखने वाले हैं। कौन से थेयम के बहुत इंपॉर्टेंट जो है रूप है, टाइप्स है, उनके प्रकार हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ थेयम? विष्णु मूर्ति एक है आपका, विष्णु मूर्ति। जिस नॉर्मल ऑप्शन में दे दिया कि ये थेयम का पार्ट है कि नहीं, विष्णु मूर्ति किससे संबंधित है। विष्णु मूर्ति में क्या होता है? देयर आर ओनली 2 वैष्णवा थेयम्स, देवतरा एंड विष्णु मूर्ति। देवतर और विष्णु मूर्ति 2 थेयम होते हैं इसमें, 2 थेयम लोग जो है इसमें परफॉर्म करते हैं। दीज थेयम्स आर बिलीव टू बी द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये लॉर्ड विष्णु जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनका जो है रूप माने जाते हैं। दिस थेयम नरेट्स द स्टोरी ऑफ पलांथाई
कन्नन हु वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये थय्यम जो है किसकी स्टोरी को नरेट करते हैं, वहां पे परफॉर्म करके जो है किसकी स्टोरी को दिखाते हैं, किसकी कहानी बताते हैं, वो बताते हैं पलांथाई कन्नन, जो बहुत ही बड़े भगवान विष्णु के भक्त थे। एक होता है गुलिकन। गुलिकन क्या है? गुलिकन इज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ यामा। यामा मतलब कि यामा शायद से माँ पार्वती को ही बोलते हैं यामा, द हिंदू गॉड ऑफ डेथ एंड जस्टिस। अच्छा, ये हिंदू गॉड डेथ ऑफ जस्टिस, जस्टिस न्याय और जो है मृत्यु के एक जो है ये भगवान है यामा, इनको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया मिथोलॉजी, गुलिकन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरियर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ये यामा शिवा के ही एक रूप होंगे, क्योंकि ये भी काम क्या करते हैं, हमारे शिव जी भी जो है उनको विनाशक माना जाता है दुनिया का, जो है उनको जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति माने जाते हैं, तो उसमें जो हमारे शिव जी हैं वो फिर उसका खत्म करने का उनका काम आता है, उनका पार्ट रोल क्या होता है। तो यहाँ पे वो डेथ और जस्टिस के लिए माने जाते हैं। और हमारे इंडियन मिथोलॉजी के हिसाब से जो गुलिकन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरियर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के गुलिकन जो है लॉर्ड शिवा के बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरियर रहे थे वो। कुट्टी चथन, कुट्टी चथन, कुट्टी चथन क्या है? इट इज द थय्यम ऑफ ब्राह्मण कास्ट। ये ब्राह्मण लोगों का, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके थय्यम है ये कुट्टी चथन। कुट्टी चथन थय्यम इज अ कंसिडर टू हैव ओरिजिनेटेड फॉर लॉर्ड शिवा इन विष्णु माया। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है कि लॉर्ड शिवा इन विष्णु जी की माया से ही जो लॉर्ड शिवा का जो लॉर्ड शिवा आते हैं, भगवान शिव जी उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का ही एक रूप माना जाता है। और ये किन के लिए होता है? ब्राह्मण कास्ट के लिए होता है, ये ध्यान रखना आप। इनमें अदर कोई भी कास्ट आ सकती है, लेकिन जो कुट्टी चथन होता है ये एक फॉर्म है आपके थय्यम का, और उस फॉर्म में जो है जो ब्राह्मण कास्ट के लोग होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल टू फाइंड जेस्टेशनल एज डेवलप्ड। जो बच्चा होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है, फीटस होता है, उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर एज को, एग्जैक्ट एज को फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि जो जन्म शिशु मृत्यु दर है उन सब चीज़ों को कम किया जा सके और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता है बच्चे की एक्चुअल में कितनी एज है, तो उस हिसाब से कब उसको जो है उसका मतलब कि जेस्टेशन पीरियड कब खत्म हो रहा है, बच्चा कब पैदा होगा, तो पहले से थोड़ी चीज़ें का आइडिया सही से रहता है तो उस पर काम किया जा सकता है। उस तरीके से जो माता है उसको जो है न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि किस लेवल का बच्चा भी उनके जो है गर्भ में है, गर्भाशय में है, और कब जो है उस पैदा होने वाला है, तो उस तरीके की उनको जो है मेडिकल एक तरीके से असिस्टेंस सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो इन सबको देखते हुए एक अमेरिकन जो है, अमेरिका का पहले यूज किया जाता था, उसका एक एआई मॉडल था कोई जेस्टेशन पीरियड को बताने के लिए, बच्चे की जेस्टेशन एज को बताने के लिए। जेस्टेशनल मतलब होता है गर्भावधि, एक तरीके से जेस्टेशनल मतलब गर्भावधि, पेट में जब बच्चा होता है उसकी जो अवधि, जेस्टेशनल एज मतलब जो होती है गर्भावधि होती है, जेस्टेशनल मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है वही एक तरीके का, उसको ही हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो एआई मॉडल था पहले अमेरिका वाला जो था, वहाँ पे जो है उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल पाती थी। एक्यूरेसी किस चीज़ में नहीं मिल पाती थी? सेकंड सेकंड क्या कहते थे आप? सेकंड जब मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर होता था, ट्राइमेस्टर मतलब कि तिमाही, एक तरीके की जो दूसरी तिमाही होती है, तीसरी तिमाही होती है, मतलब तीन की तीन तिमाही हो जाती है ना, 9 महीने पे बच्चा पैदा होता है तो 3 की 3 तिमाही हो जाती है। तो पहले तिमाही का तो मान लो उससे पता लग जाता था, लेकिन जो दूसरी तीसरी तिमाही होती थी उसमें प्रॉपर फाइंड आउट करना जो है सही से बच्चा कितना डेवलप हुआ है कितना नहीं डेवलप, वो पता करना जो है मुश्किल होता था उससे, और गलत इन्फॉर्मेशन आती थी। तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ के जो है कुछ साइंटिस्ट ने एआई मॉडल बेस्ड जो है एक जेस्टेशनल एज डेवलप करने के लिए एक टूल बनाया है। वो क्या बनाया है? उसका नाम क्या है? गर्भिणी। गर्भिणी, GARBH, गर्भिणी, 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 या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं गर्भिणी, गर्भिणी, गर्भिणी GA2, 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 GA2 का मतलब जेस्टेशनल एज सेकेंड ट्राइमेस्टर, जेस्टेशनल एज सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो ये बनाया, और बनाया किन्होंने है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के IIT ने बनाया है, मद्रास IIT ने बनाया है, मद्रास IIT, मद्रास IIT ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये बनाया मद्रास IIT ने। तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब दूसरी तिमाही, और थर्ड ट्राइमेस्टर,
सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में पता लगाने के लिए कि बच्चा जो है कितने एज का हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसके लिए ये बनाया गया है। ये हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट हमें इससे मिलने वाला है इस चीज़ से। आगे क्या है, एंड टू एंड पार्टनरशिप। आगे देखते हैं, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू प्रिसाइजली डिटरमाइन द जेस्टेशनल एज ऑफ अ फीटस इन अ सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो बस इतना ही था जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया है कि किसने बनाया है और कैसा बनाया है। और इसके पहले जो बात ये बताई जा रही थी, द गर्भिणी GA2 इज द फर्स्ट लेट ट्राइमेस्टर GA जेस्टेशन estimation model to developed and validated using Indian population data। ये पहला ऐसा होगा जो इंडियन पॉपुलेशन डेटा को यूज करके जो है इस सारी चीज़ों को बताएगा। हमारा AI मॉडल है ये एक तरीके का। करंटली मॉडल यूज फॉर वेस्टर्न पॉपुलेशन, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए जो अभी का मॉडल यूज किया जा रहा है, आर इन यूज विच कुड प्रूव erroneous when applied in the later part of pregnancy due to variations in the growth of the fetus in the Indian population। the research से जो अभी वेस्टर्न में यूज़ किया जाता है उसको जब हम लेटर पीरियड में इंडिया में यूज़ कर रहे थे तो वो उसमें कुछ खामियां दिख रही थी, सही से वो उसका जो है हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो ये न्यूज़ थी, क्या था, ये गर्भिणी था। गर्भिणी किसने बनाया, IIT मद्रास ने बनाया हुआ है। और ये बच्चों की जो फीटस होता है, जो शिशु होता है, जो पेट के अंदर होता है, उसके जेस्टेशनल एज को, उसकी गर्भावस्था अवधि को जो है बताने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये AI मॉडल बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड मॉडल है ये। गर्भिणी, इन केस पूछ दिया कि गर्भिणी क्या है, AI मॉडल बेस्ड है या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं, ऐसा चलाया नहीं गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये AI मॉडल जो है बनाया गया है गर्भिणी, और IIT मद्रास ने बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अपने। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बस इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट उनके लिए ज़्यादा है जो लोग बिटकॉइन वगैरह में पैसे लगाते हैं। आप लोगों ने भी कई लोगों ने लगाया होगा और बहुत अच्छे खासे मुंह की खाई होगी, धूल खाई होगी उन्होंने, क्योंकि बिटकॉइन इसमें भी थोड़ा सा हर कोई उतना जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता है इसके लिए। तो बहुत से लोगों को मैंने अपने ही कुछ ऐसे फ्रेंड्स लोगों को सुना है, बहुत से लोगों को सुना है जिन्होंने कई कई लाख रुपए इसमें जो है गंवाए हैं इस जो है बिटकॉइन में। तो आप लोग ऐसे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि जो मैं ऐसी न्यूज़ बताने जा रही हूँ आपको बिटकॉइन को लेकर के, इससे आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा पैदा हो सकती है कि हाँ जल्दी से चल करके हम जो है बिटकॉइन में पैसे लगा देते हैं और आगे से जल्दी हम अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है बता रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको पर्सनली लेकर के जाके इन्वेस्टमेंट मत करने लग जाइएगा, इसके लिए आपको पहले खुद से बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे न्यूज़ क्या है, एक होता है बिटकॉइन हाल्विंग। What is a Bitcoin halving and what doesn't mean for the crypto community? What does it mean for the crypto community? Bitcoin क्या है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्रिप्टेड फॉर्म में होती है, कूट भाषा में होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी मतलब कि जो कि बिल्कुल भी किसी पैसे के फॉर्म में, किसी कागज या कॉइन के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली आपको मिलेगी। सिर्फ लैपटॉप या फोन में ही आप उसको ले सकते हैं, खुद से जो है किसी और के पास में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही उसको यूज किया जा सकता है। और यूज भी कैसे कर लेते हैं लोग कि अब इसको ये 2008-9 के आसपास में इसका एक तरीके से जो है सातोशी नाकोमोटो कुछ ऐसे करके उनका नाम था, जो कि सही से कोई उनको फाइंड आउट ही नहीं कर सका कि वो कौन थे। कहा जाता है कि वो जापान के थे, उन्होंने ही ये बिटकॉइन करेंसी को जो है इजाद किया था पहली बारी। तो इसकी तो ये जो है यही काम है कि पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में जो है करेंसी होती है, और इस टाइम पे लोग इस पे इतने सट्टे वट्टे लगा के एक तरीके से जो है इसका, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, बिटकॉइन हाल्विंग। बिटकॉइन हाल्विंग होती क्या है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बिटकॉइन हाल्विंग क्या है। जस्ट द स्पोर्टिंग वर्ल्ड ईगरली अवेट्स द ओलंपिक एवरी 4 years। ये कह रहे हैं कि जैसे कि हर 4 साल में जो ओलंपिक जो है स्पोर्ट्स होता है, उस पे लोग जो है वेट कर रहे होते हैं कि अब ओलंपिक आएगा, हम तैयारी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, फिर वहाँ पे जा करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये है वो है। इसी तरीके से हर 4 साल में ये बिटकॉइन हाल्विंग होती है, हर 4 साल में होती है बिटकॉइन हाल्विंग क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। बिटकॉइन हाल्विंग ये एक तरीके की माइनिंग है। माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, बिटकॉइन माइनिंग होती है एक तरीके से करेंसी को क्रिएट करना, एक बिटकॉइन को क्रिएट करना। अभी जैसे माना जाता है कि टोटल बिटकॉइन कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल इसकी एक लिमिट है बिटकॉइन क्रिएट करने की, कितने बनाए जा सकते हैं, 21 मिलियन बनाए जा सकते हैं, 21 मिलियन बिटकॉइन क्रिएट किया जा सकता है बस। फिर वही उतना ही बिटकॉइन आपस में जो है लेन देन में, ट्रांजैक्शन में यूज होता रहेगा।
तो जब तक 21 मिलियन जो है बिटकॉइन जनरेट नहीं हो जाता तो उसके लिए माइनिंग करी जाती है। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लोग हैं जिनको बहुत अच्छा मैथ्स आता है, मुझे तो आता नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं सोचती हूँ कैसे लोग ये माइनिंग वगैरह करते होंगे। मैं तो ये एक तरीके की एक्चुअल माइनिंग नहीं है कि खादान वगैरह की माइनिंग है, ये लैपटॉप और अपने कंप्यूटर पे बैठ करके जो है इसकी माइनिंग करी जाती है। वहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह कुछ सॉल्व करके कैसे कैसे करके, वो पता नहीं कैसे इसको जो है जनरेट करते हैं, वो वही जानते होंगे। और ये किस पे काम करता है? एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये मान लो ऐसे चेन बनी हुई है, चेन जितने भी बिटकॉइन होंगे किसके पास कितना है ये आपस में एक दूसरे को मालूम रहेगा। ये एक चेन से बंधी हुई जो है टेक्नोलॉजी है कि कितना किसके पास में कैसा है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, ये इसका फायदा यही कहा जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। इसमें जो है आप इसको एज अ ब्लैक मनी के तौर पे, ब्लैक करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टी को मालूम होता है कि कितना बिटकॉइन कहाँ पे जो है अभी है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है। और यहाँ पे ये जो बिटकॉइन हाल्विंग कही जा रही है, बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है? बिटकॉइन हाल्विंग रेफर्स टू द 50% रिडक्शन इन द रिवॉर्ड पे टू बिटकॉइन माइनर्स हु सक्सेसफुली प्रोसेस अदर पीपल्स क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन so that they can be added to the public digital ledger known as the blockchain. In order to grow Bitcoin's blockchain and keep the ecosystem running, Bitcoin miners rely on advanced computer equipment to solve a complex mathematical puzzles through a process known as a proof of work. जब बिटकॉइन माइनिंग करते हैं ये लोग, तो जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं ये काफ़ी मैथमेटिकल पजल्स होते हैं, मैथ्स का उसमें कुछ पजल होता है, वो सॉल्व करके जो है वो एक बिटकॉइन जो है जनरेट करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं उसको। प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू जो है वो माइनिंग करते हैं। और ये बिटकॉइन हाल्विंग क्या है? ये सीधे सीधे है कि जितनी बिटकॉइन पहले जो है जितनी बिटकॉइन जनरेट करके उसका जितना पैसा मिल रहा था उसका सीधा हाफ 50% कम होकर के आधा ही बिटकॉइन का जो है रेट मिलेगा किसी को, अगर किसी ने जो है बिटकॉइन की माइनिंग करके बिटकॉइन निकाला है। ऐसा होता है हर 4 साल पे ऐसा होता है। और कितने हाल्विंग टेक्स प्लेस आफ्टर 2,10,000 ब्लॉक्स आर माइंड। 2,10,000 जब ब्लॉक्स की माइनिंग हो जाती है तो हर 2,10,000 ब्लॉक की माइनिंग के बाद में ये हाल्विंग आती है। मतलब कि अभी 2,10,000 तक जितना जो है पैसा मिल रहा था माइनिंग करके निकाल करके, अब उसका सीधे जो है अगली बारी, अब आगे से जब माइनिंग करेंगे लोग तो उसका सीधा 50% कट हो जाएगा। अब उसका जो है आधा ही पैसा, मतलब 0.5% ही मिल पाएगा। क्योंकि अगर जो है बिटकॉइन लिमिटेड है 21 मिलियन तक ही, और कहा जाता है कि 19 मिलियन के आसपास माइनिंग हो चुकी है, 19 मिलियन तक की बिटकॉइन बन चुकी है अभी तक। तो कितना ही बचा है? 2 मिलियन ही बिटकॉइन अभी जो है माइनिंग के लिए बचे हुए हैं। तो इस पे जो है लोग, फिर इसका दाम अब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब इसका जो है प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता चला गया और उससे जो है मार्केट में डिमांड तो उतनी ही बनी हुई है, लेकिन उसकी माइनिंग कम हो रही है, क्योंकि अब वो कम हो गया है, उतनी ही माइनिंग बची है, 2 मिलियन की ही माइनिंग बची हुई है। तो माइनिंग कम हो रही है और मार्केट में डिमांड बिटकॉइन की सेम बनी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस होती है, उसकी जो है कीमत होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। 2009 में यहाँ पे बताया गया कि 2009 में जब बिटकॉइन की जो है माइनिंग हुई थी, उसकी हाल्विंग हुई थी, तो उस पर जितना मिल रहा था, उसके बाद 2009 के बाद में 2011 के आसपास, 11-12 के आसपास उसका 50% कम होकर के 2011-12 के आसपास उसका दाम हो गया। अब उसके 4 साल आगे जो है 15-16 में, 16-17 के आसपास उसका भी 50% कम होकर के जो है उसके आगे मिला। फिर उसके 4 साल बाद जो है उसका 50% कट होकर के आगे मिला। तो ऐसे कट होता चला जा रहा है, ये कट होता चला जाता है। हाल्विंग मतलब आधा होता है, हाल्व का मतलब ही आधा होता है। ये देखिए, शायद मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की ये चीज़ की ये बात क्या है। हेल्व मतलब हेल्विंग, ये आधा करना, किसी चीज को हाफ कर देना, हाफ में डिवाइड कर देना, हेल्विंग है। तो बिटकॉइन हेल्विंग यही है कि उसका जो कीमत है, उसकी जो प्रॉफिट होगी आगे, वो 50% जो है कम मिलेगी अब, पहले जितनी मिलती थी। क्योंकि अब उसकी जो है माइनिंग जितनी होनी थी, 19 मिलियन तक की माइनिंग हो चुकी है और 21 मिलियन ही टोटल माइनिंग की जा सकती है बिटकॉइन में। तो अभी थोड़ी ही माइनिंग और बची है, तो इस वजह से अब उसकी जो है मांग ज़्यादा हो रही है मार्केट में और माइनिंग कम है उसकी, तो उस वजह से उसकी जो है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में। लेकिन जो माइनिंग करता है
वो जो है उसकी कीमत जो है पहले से 50% उसकी कीमत उसको कम मिलती है अब आगे जो एक भी बिटकॉइन माइन करेगा आगे। लेकिन बात क्या है, डिमांड की वजह से 2009-8-9 के आसपास जो बिटकॉइन एक बिटकॉइन करेंसी की जो डिमांड थी, जो उसकी कीमत थी, उससे जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है अब जो है एक बिटकॉइन करेंसी की कीमत। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एक बिटकॉइन करेंसी की कीमत है वो लगभग इस टाइम पे 49,528 के आसपास है, कई लाख के आसपास है, हमारे इंडियन रुपीज में देखा जाएगा, आप काउंट कर लीजिएगा। 49,528 को इंडियन रुपी में जो कन्वर्ट करके बताइएगा कितना होता है। तो इस पहले द प्राइस ऑफ 1 BTC वॉज, जो 14 जनवरी के आसपास एक BTC कॉइन का प्राइस कितना हुआ था, $49,528। दिस मीन्स अ माइनिंग रिवॉर्ड ऑन February 14 वुड बी वर्थ अराउंड 3,09,550। 6.25 इसके पहले जितना जो है इनको मिल रहा था उसका जो है 50% ही आगे जाकर के इनको बिटकॉइन माइनिंग के बाद में मिलने वाला है। वेदर द वैल्यू विल राइज और फॉल आफ्टर बिटकॉइन हाल्विंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। जितनी बार भी हाल्विंग हुई है बिटकॉइन की जो है हर 4 साल में प्राइस जो है ऐसे 50% डाउन, मतलब कि उसकी जो बिटकॉइन माइन करने वाले लोग हैं उनको अब जो है हर पिछली बार की अपेक्षा जो है 50% कम ही जो है उसका दाम मिलता है। तो उस वजह से, लेकिन मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के बीच में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बिटकॉइन की, तो उस वजह से हर बारी ही ऐसा होता है लगभग कि जो बिटकॉइन का मार्केट है बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है कि कोई एक बिटकॉइन की अगर एक उसके कुछ 1% पॉइंट की कीमत अगर बहुत कम है, 500 या 10,000 5,000 है, तो बढ़ के सीधे लाख 2 लाख 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। तो इस तरीके का हालत हो जाता है जब बिटकॉइन हाल्विंग का टाइम आता है। तो अभी जो टाइम चल रहा है ये बिटकॉइन हाल्विंग का टाइम है। अब लोग जो है यहाँ पे माइनिंग वगैरह करना शुरू करेंगे, लेकिन बात यह है कि जब माइनिंग वगैरह करते हैं लोग तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर वगैरह बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के होना चाहिए, और साथ में ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ होती है, बिजली की खपत बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्बन का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से कई कंट्रीज़ ने तो बैन लगा दिया था अपने यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग के लिए। और यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो बिटकॉइन, इन्होंने ऐसा एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करी है कि जो बिटकॉइन हाल्विंग होता है होता क्या है। जैसे द बिटकॉइन माइनर्स विद कटिंग एज कंप्यूटर इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल आर मोस्ट लाइकली टू सॉल्व द पजल। फर्स्ट देखिए, इन्होंने कहा कि द बिटकॉइन माइनर्स विद कटिंग एज कंप्यूटर इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल आर, देखिए, थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ ग्रोसरी स्टोर कैशियर्स हु आर इन अ कंटेस्ट टू ईच बिल द सेम सेट ऑफ आइटम। थिंक ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रोसरी स्टोर कैशियर्स, किसी ग्रोसरी स्टोर की कोई परचून की दुकान है, वहां पे एक ग्रुप है कैशियर्स का जो पैसे वगैरह काउंट करते हैं। इन्होंने इसका एग्जांपल दिया कि आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टोर है, स्टोर में कई कैशियर्स हैं जो पैसे को काउंट करते हैं। तो वो पैसे को काउंट करने का उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे उनके बीच में कॉन्टेस्ट करवाया जाता है कि इतने कैशियर्स हैं, जो सबसे जल्दी जो है काउंट करके हमें दे देगा उसको जो है मान लो 10 सोने के सिक्के दे दिए जाएंगे, 10 सोने के सिक्के जो है प्राइज में दिया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है तरीका हो सकता है। जैसे आर इन अ कॉन्टेस्ट सेम सेट ऑफ आइटम्स विद द पर्सन डूइंग इट फर्स्ट एंड एक्यूरेटली गेटिंग अ प्राइज ऑफ 10 गोल्ड कॉइन्स इन द एंड। द कैशियर कैन यूज देयर फेवरेट टूल्स इन ऑर्डर टू बिल द आइटम्स एंड प्रोसेस द पेमेंट। कोई भी कैशियर अपना फेवरेट टूल यूज कर सकता है, अपने फेवरेट जो है चीजें यूज कर सकता है उसको काउंट करने के लिए, उस ग्रोसरी के सामान को, क्योंकि सेम ही बास्केट की ग्रोसरी है जिसको सारे ही कैशियर्स को जो है काउंट करना है और सही तरीके से काउंट करके जल्दी से देना है। तो जो पास करेगा इस जो है कंपटीशन को उसको 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो ये कहानी है, मतलब कि ऐसा करना है। तो उसमें जो है हर व्यक्ति जो है कोई कैलकुलेटर से काउंट कर सकता है, कोई पेपर पेन लेकर के जल्दी जल्दी काउंट करेगा, कोई जो है किसी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि उसके पास लैपटॉप हो, वहां से जल्दी से जो है उस सामान को ही देखे वो स्कैन करवाए, कुछ ऐसे जो बंदा होता है वो यहाँ पे आप देखिए कोई भी व्यक्ति कोई पेपर से कर सकता है, कोई कंप्यूटर से कर सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट रहेगा उसी के चांसेस होंगे ज़्यादा जल्दी जो है ये कॉन्टेस्ट को विन करने का। और लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि और व्यक्ति नहीं जीत सकता है, तो और व्यक्ति भी जीत सकता है। तो आगे ये बात क्या कह रहे हैं कि विद बट द अदर स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग एज वेल। दिस इज अ लार्जली पॉजिटिव सिस्टम ऑफ फॉर एवरीवन। और ये एक तरीके का सकारात्मक ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए सकारात्मक सिस्टम है। हर किसी को जो है ये इजाज़त है, हर
किसी को ये परमिशन है कि तुम अपने हिसाब से कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करके जो है इसको काउंट कर सकते हो। ये तुम्हारे जो है डिस्क्रिप्शन पे, तुम्हारे खुद के जो है मत पे डिपेंड है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। द कस्टमर्स आइटम आर इफिशियंटली बिल्ड एंड ऑल द कैशियर्स टू डू देयर जॉब वेल बिकॉज दे वांट टू क्लेम द प्राइज। और वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको 10 सोने का सिक्का जल्दी से मिल जाए। तो ऐसा क्या होता है, आफ्टर 4 or so years you return to the grocery store where the cashier still have this contest। 4 साल के बाद या 4 साल से ज़्यादा टाइम के बाद में आप फिर से उस ग्रोसरी स्टोर में जो है आते हो और वहीं पे फिर से वही कंटेस्ट करवाया जा रहा है, सेम कंटेस्ट हो रहा है कैशियर्स का। तो sure where the cashier still have this contest but the prize money has been reduced to 5 gold। लेकिन वहां पे जो प्राइज मनी थी, जो पुरस्कार की मनी थी, वो कम करके कितना कर दिया गया, 10 की जगह कम करके 5 सोने के सिक्के कर दिए गए मान लो। और वो क्यों किए गए, बट द प्राइज मनी बीन रिड्यूस टू 5 गोल्ड, इज द प्राइज स्टिल वर्थ द इफर्ट। तो क्या कह रहे हैं कि क्या ये जो प्राइस 5 ही गोल्ड मिल रहा है तो क्या अभी भी ये इतना वर्थ है, ये योग्य है कि हम इतना जो है इफर्ट डालें वहाँ पे, फिर काउंटिंग करें, ये सब करें। तो क्या इतने प्राइस को जीतने के लिए हमारा इतना मेहनत करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द मार्केट। ये डिपेंड किस पे करेगा, हम सोचेंगे कि ये जो 5 सोने के सिक्के हमें मिल रहे हैं, पहले तो 10 मिल रहे थे लेकिन अब 5 ही मिल रहे हैं, तो क्या हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए फालतू की, हमें तो सिर्फ 5 ही मिलेंगे। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा कि उस टाइम पे मार्केट में सोने के सिक्के का दाम कितना चल रहा है। पहले मान लो 10 में जो है एक सोने के सिक्के का दाम मान लो 10 ही रुपए था, तो 10 का बेच करके मान लो टोटल उसने 100 रुपए कमाए। लेकिन अगर वो अब बढ़ के एक सोने के सिक्के का दाम 50 रुपए हो गया हो तो जाहिर सी बात है वो उसको तो पहले से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो इस कंटेस्ट को क्यों नहीं करेगा। देखिए, डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ गोल्ड इन द मार्केट एंड द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट द कैशियर्स बॉट इन ऑर्डर टू विन द गोल्ड कॉइन्स। और जो वो इक्विपमेंट पहले यूज कर रहे थे और अब फिर से जो इक्विपमेंट यूज करेंगे उनमें कितना खर्च आएगा उनका, ये सब चीजों को कैलकुलेट करके फिर उनको लगेगा कि हाँ ये चीज वर्थ है कि नहीं है। एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विन गोल्ड कॉइन्स, दिस इज ऑन वे टू अंडरस्टैंड बिटकॉइन। इसी तरीके से ही ये बिटकॉइन हाल्विंग भी है कि बिटकॉइन हाल्विंग, जो बिटकॉइन की हाल्विंग करते हैं, जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं लोग, तो उनको अगर अब पहले से कम पैसे मिल रहे हैं बिटकॉइन की माइनिंग में, एक बिटकॉइन करेंसी में, तो क्या उनका अब बिटकॉइन की माइनिंग इतनी जो है मतलब रखती है, इतनी वर्थ है कि वो जो है इसमें इतना इन्वेस्ट करे और इतनी मेहनत करे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो है डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन का दाम मार्केट में कितना चल रहा है। 2009 में अगर वो कर रहे थे, एक बिटकॉइन का दाम जितना हो रहा था 2009 में बहुत ही कम था वो, अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई बिटकॉइन की, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया बिटकॉइन, तो अब उसका जो है कीमत बढ़ के तो कई लाख रुपए में हो गई है एक बिटकॉइन की कीमत। तो अब अगर उसका 50% में मिलेगा तो भी जितना 2009 में एक बिटकॉइन का मिल रहा था उसका भी कई गुना ज्यादा उनको मिल जाएगा। तो फिर ये बिटकॉइन माइनिंग उनके लिए जो है वर्थ ही करेगी, वर्थ रखेगी। लेकिन बस दिक्कत ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट काफी ज्यादा होता है, यूज काफी ज्यादा होता है बिजली का, और इससे जो है पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट विल बिटकॉइन हाल्विंग ऑन इन्वेस्टर्स, why does the bitcoin halving matter to crypto investors? Bitcoin mining increase the supply of BTC in circulation while bitcoin halving reduce the rate at which these coins are released। ठीक है, ये जो बिटकॉइन हाल्विंग है, बस इतना याद रखो आप कि बिटकॉइन हाल्विंग जब रिलीज किया जाता है, मान लो तुरंत की तुरंत कंप्यूटर से यहाँ माइनिंग की गई है बिटकॉइन की माइनिंग करके सीधे रिलीज किया गया है यहाँ पे, तो जब रिलीज वाला जो कीमत है वो अलग है। फिर ये जब अपने ब्लॉकचेन में चला जाएगा, ये लेजर में गया, एक तरीके का उनका खाता है, लेजर खाता है, वही खाता जो जिस तरीके का भी लेजर होता होगा उसमें गया, वहां से फिर ये जो है चेन में चला गया। तो अब इस चेन में इसकी क्या डिमांड होगी, क्या कैसे जो है कितने लोग किसमें मार्केट में मांग कितनी है, उस हिसाब से अब इसका दाम यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका रिलीज प्राइस है, माइनिंग करके जितना वो उन्होंने जो है माइनिंग करके निकाला है वो दाम उसका यहाँ पे जो है आपका समझ लो बिटकॉइन हाल्विंग है। और बिटकॉइन हाल्विंग जो है वहीं पे ही, पहले 100 रुपए की मान लो एक बिटकॉइन निकाली जा रही थी, तो अब वो 50 रुपए की हो गई है। ठीक है, लेकिन 50 रुपए में निकल रही है, लेकिन यहाँ पे रिलीज हो रही है, लेकिन जिसको जो उसको बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ मार्केट में जाके उसका दाम पहले अगर उस एक बिटकॉइन की जो है 5 लाख थी या 3 लाख थी, वो बढ़ करके अब 30 लाख 40 लाख के आसपास हो चुकी है।
तो ऐसा मतलब मान लो ऐसा हाल है। तो बिटकॉइन की हाल्विंग यही होती है, और बिटकॉइन फिर जो है करने में उनको फायदा तो होता ही है दोस्तों। और इससे कहा जाता है जितनी बार भी अभी तक बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है उतनी बार बिटकॉइन का मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। तो मैं इसीलिए कर रही थी कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, आप पहले आप जा करके अपनी रिसर्च कर लेना। यहाँ पे भी कहा गया है कि रिसर्च आप पहले अपनी कर लीजिएगा, उसके बाद अगर इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन जो एवरेज इसका ट्रेंड देखा गया है कि बिटकॉइन हाल्विंग जब भी होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने एकदम पीक पे पहुंची है। जितनी बार भी, हर बारी, जितनी बार भी 4-5 बारी पिछले हर 4-4 सालों पे हुआ है बिटकॉइन हाल्विंग, तो उतनी बारी है जो है जितने भी एक बिटकॉइन का दाम होता था वो बढ़ के कई गुना ज़्यादा हुआ है, इसके पीक पे गया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है हमारा, सिक्किम गवर्नमेंट टू क्रिएट फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर न्यू बॉर्न्स। सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, सिक्किम शिशु शिशु समृद्धि योजना। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमांग जी ने, इन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि वहाँ के भी असेंबली इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के बाद पहले जो है काफ़ी चीज़ें चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शिशु समृद्धि योजना है, तो यहाँ पे जो न्यू बॉर्न्स होंगे, जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे, उनको दिया जाएगा कितना, 10,800 रुपये फिक्स कर दिया जाएगा उनके खाते में। जब वो बड़े होंगे तो फिक्स डिपॉजिट उन पर जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो उनके लिए काफ़ी वो फ़ायदा हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे ये भी एक तरीके से कह लो यार दोस्तों कि फ्री वीज़ का ही काम है। हम डायरेक्ट तो जा करके किसी के घर में ऐसे पैसे तो दे नहीं सकते हैं कि नहीं भाई हम पैसे दे दे रहे हैं, आप हमें वोट कर दो, ठीक है। तो हम उसका कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली फिर जो है इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि ये सब काम नहीं, ये सारी बकवास नहीं चल पाएगी, ये सब रोको यहाँ पे। तो उसका कोई ना कोई पार्टी जो भी होती है, गवर्नमेंट में हो चाहे वो पोजीशन में है, जो भी जहाँ पे भी हैं, वो कोई ना कोई एक रास्ता निकाल ही लेते हैं कि अब हम इसको जो है कान को चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, वो बात एक ही हुई। तो ऐसा कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं। तो बस ये स्कीम क्या है, ये है कहाँ की, सिक्किम की स्कीम है। और कल ही मैंने आपको बताया था जो हमारा सर्वे आया हुआ है, एक्सपेंडिचर सर्वे आया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया हुआ है। एनएसओ कंडक्ट करवाता है, हर 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है। पिछले 10-12 सालों के बाद आया है बिजली में। पिछले जब जो है 2017-18 में किया गया था तो वो जो है रिलीज नहीं किया गया था वो डेटा। उसमें जो सिक्किम था, सिक्किम सबसे हाईएस्ट पे था हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे था, HCES, जिसमें मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में एक व्यक्ति कितना अपने खाने पीने पे, कितने अपने उपभोग पे खर्च करता है, उसी को ही काउंट किया जाता है। तो इसमें सिक्किम जो है ऑन एन एवरेज, चाहे वो अर्बन का हो चाहे वो रूरल का हो, सबसे ज़्यादा सिक्किम का ही आया है, और छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पे रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, छोटी सी न्यूज़ ही बता दिया। अगला क्या है, 2.1 मिलियन, सोच रहे हैं आप, नंबर ऑफ एनिमल्स डेड इन मंगोलिया ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से दोस्तों 2.1 मिलियन मतलब 21 लाख के आसपास जो है मंगोलिया में एनिमल्स की डेथ हो गई है। तो काफ़ी बड़ा ये जो है नंबर है, एक तरीके से काफ़ी बड़ा नंबर है। मंगोलिया इज नो स्ट्रेंजर टू सीवियर वेदर, वहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा सीवियर रहता ही है। फ्रॉम दिसंबर टू मार्च when temperature plummets as low as -50 डिग्री सेल्सियस चला गया था इन सम एरियाज। दिस विंटर हैज़ बीन मोर सीवियर एज पर अ रिसेंट यूएन रिपोर्ट। यूएन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है और उसमें ये बताया गया कि इतने ज़्यादा मिलियन में जानवरों की मौत वहाँ पे हो गई है एक्सट्रीम विंटर की वजह से। -50 डिग्री सेल्सियस जो है, हमारे यहाँ तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, 8 पे पहुँच जाता है, तभी हम एकदम से कांपने लग जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोग या हमारे पूरे इंडिया में ही लगभग नॉर्थ के जो एरिया के लोग हैं कांपने लग जाते हैं। आप सोचिए -50 डिग्री सेल्सियस में जो रहता होगा तो उसकी तो क्या ही कुल्फी जम जाती होगी, बाहर निकलते ही जम जाए एकदम से। तो ऐसे में जानवरों का जिंदा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल। और ये सब ये भी हो रहा है कि इतना एक्सट्रीम कैसे हो जा रहा है, ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे एकदम से हाईली आपको जो है गर्म मिल जाएगा, वार्म मिल जाएगा, कहीं पे हाईली एक्सट्रीमली आपको जो है कोल्ड मिलने लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने आपको मैप दिया हुआ है मंगोलिया का, क्योंकि अब इतना ये न्यूज़ में आया तो मैंने आपको दिखाने के लिए। देखिए मंगोलिया सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यहीं पे ही देखिए ये गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट कहाँ है, मंगोलिया में। और उलन बाटर इसका जो है क्या है, उलान बाटर इसका क्या है,
उलन उलन बाटोर इसकी राजधानी है मंगोलिया की। ये दो तरफ से घिरा हुआ है। ये हो गया इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो साउथ में ये चाइना से घिरा हुआ है, दक्षिण एरिया इसका चाइना से घिरा हुआ है, ये देखिए। और उत्तर के एरिया में ये रशिया से घिरा हुआ है। ये है रशिया आपका, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका कजाकिस्तान है, अगर ऑप्शन में है तो कजाकिस्तान नहीं मिलता। यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पे भी चाइना है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। ये पूरा साइबेरियन प्लेन है, ये साइबेरियन प्लेन, यहाँ पे भी एक्सट्रीम ठंडी होती है। साइबेरिया नाम ही फेमस है, साइबेरिया अपने नाम से ही। ये रहा आपका सी ऑफ जापान दोस्तों, सी ऑफ जापान है ये, ठीक है। आप नीचे आ जाएंगे तो हमारा इंडिया, ये नीचे की तरफ इंडिया है, ये हमारा हिमालयन रेंज है। कुनलुन शान, ये जो है हमारा माउंटेन का रीजन है इधर, कुनलुन शान। चाइना यहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा सा ये ब्लर रहा है, बस आप ये देख लो कि ये वाला एरिया है आपका मंगोलिया का, और इसके इधर लगता है, उत्तर की तरफ लगता है आपका रशिया, दक्षिण की तरफ लगता है चाइना। तो सिर्फ दो ही कंट्रीज लगती हैं हम आपके मंगोलिया से, दो ही कंट्री से। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखिए लैंड लॉक्ड का क्या मतलब है कि ये कहीं से भी किसी वाटर बॉडी से नहीं, इसका जो है कि कोई भी साइड का एरिया किसी भी समंदर वगैरह से नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ से पूरा चाइना ने घेर रखा है, और यहाँ से पूरा का पूरा जो है घेर रखा है आपके रशिया ने। और बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ की, 3.3 मिलियन के आसपास है, 30-35 लाख लोगों के ही बीच में यहाँ की पूरी पॉपुलेशन है। तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन मंगोलियंस ने काफ़ी ज़्यादा अटैक वटैक किया है। आप देखेंगे हमारे इतिहास में। ये देखिए, ये है आपका साउथ कोरिया, ये है आपका जापान, ये है वहाँ का राजधानी टोक्यो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है बस जो है छोटा सा ही है, देखने में बड़ा लेकिन है छोटा सा। पंकज उदास जी जो थे, जो हमारे गज़ल गायक थे, उनकी अभी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। तो उनके ऊपर ये आर्टिकल निकला हुआ। पहले ये एक तरीके से तबला प्लेयर थे, तबला बजाते थे, उसके बाद में इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग वगैरह में ट्राई किया, वहाँ पे बहुत अच्छा इनका करियर नहीं चला। तो फिर इन्होंने जो है फिल्मों वगैरह से हट करके एक सेपरेट और जो है कह लीजिए कि फ्रीलांसिंग गज़ल वगैरह गाना शुरू कर दिया, जो मतलब किसी मूवी में यूज़ नहीं होता, अपने आप से एक एल्बम निकालना गज़ल वगैरह का। तो इससे काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी उस चीज़ को लेकर के। आप इनके कई गानों से वाकिफ़ भी होंगे। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, और इनके काफ़ी फेमस गानों में है, जैसे चिट्ठी आई है, हाँ ये चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ये वाला गाना तो बहुत लोगों ने सुना होगा हम मेरे ख्याल से। और पूरब ना जइयो पश्चिम ना जइयो, ये कुछ कुछ मूवीज़ में भी इनके काफ़ी गाने जो है काफ़ी फेमस गाने रहे हुए थे। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, ये सारे गाने जो है इन्हीं के द्वारा जो है लिखे गए थे। मुझे हालांकि इस पे जो है वो तो नहीं करना चाहिए, हंसना तो नहीं चाहिए, मुझे गाने पे जो है गाना सोच करके अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये गाने हमने भी बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए थे, और जो है कई मूवीज़ में भी काम किया था। तो बस आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे दिया कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी अभी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। तो बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझा मैंने। हाँ, ये अगला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल का आर्टिकल था, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। IGNCA's लैंग्वेज एटलस टू शाइन अ लाइट ऑन इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें बताया गया था कि कोई भी बच्चा जो है प्राइमरी लेवल पे वो जो है उसको उसकी शिक्षा उसके मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो लेकिन अभी जो ये है हमारा क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है, ये न्यू दिल्ली में ही है, एक जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इन्होंने कहा है, इन्होंने एक रोड मैप बनाने का है, इन्होंने कहा कि आप जो है फिर से सर्वे करवाइए लैंग्वेजेस का, एक जो है इंडिया लैंग्वेजेस का एटलस बनवाइए, क्योंकि पिछली बारी बहुत पहले ही लैंग्वेजेस का जो है काउंटिंग हुई थी, तब से अभी तक काउंटिंग हो नहीं पाई है। और यहाँ पे क्या है, एज इंडिया मेक्स एफर्ट टू वर्ड्स इम्पार्टिंग एजुकेशन इन अ मदर टंग में देने की बात कही, मातृभाषा में देने की बात कही, स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल पे देने की बात कही थी। अ क्रूशियल क्वेश्चन रिमेन्स ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्टिव इन द कंट्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो ये सोचा था
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि हम बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों, उनको जो है उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में उनको जो है एजुकेशन देंगे, जिससे उनको जुड़ाव ज़्यादा महसूस हो। तो यहाँ पे हमारे पास अभी ये आंकड़ा ही मौजूद नहीं है कि एक्टिवली कितनी लैंग्वेजेस है इंडिया में जो बोली जा रही हैं इस टाइम पे। आगे क्या है, प्रपोज लिंग्विस्टिक सर्वे अक्रॉस द कंट्री बाय द इंदिरा गांधी। इन्होंने प्रपोज किया है एक लिंग्विस्टिक सर्वे के लिए, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैं, इन्होंने जो है प्रपोज किया हुआ है कि करवाया जाना चाहिए सर्वे, जिससे हमें पता चल सके। और आगे क्या बात कही गई है, सारे स्टेट्स और रीजन्स में करवाया जाना चाहिए। आगे, इंडिया रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियली। हम 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। कितनी लैंग्वेजेस को? और ये हमारी लैंग्वेजेस आती कौन से हमारे शेड्यूल में है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा शेड्यूल में आती हैं। शेड्यूल नंबर 8 में आती है हमारी लैंग्वेजेस, आती हैं इसमें लैंग्वेजेस आती हैं इसमें, किसमें? आपके शेड्यूल 8 में आती हैं। और कितनी लैंग्वेजेस हैं इसमें? 22 लैंग्वेजेस है। और ये 22 लैंग्वेजेस में से हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में 97% जो हमारी पॉपुलेशन है, 97% जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से कोई ना कोई लैंग्वेज, इस 22 लैंग्वेज में से कोई ना कोई लैंग्वेज जो है बोलती है हमारी पूरी 97% की पॉपुलेशन। आपको बताना है कौन सी विदेशी लैंग्वेज को हमने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया हुआ है शेड्यूल 8 के तहत में, जो हमारी अनुसूची 8 है उसमें हमने कौन सी विदेशी लैंग्वेज को स्थान दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है आपका। कौन सी विदेशी लैंग्वेज को हमने अपने शेड्यूल 8 में स्थान दिया हुआ है, कौन सी विदेशी लैंग्वेज है वो बताइएगा आंसर में। आगे क्या कह रहे हैं कि और कुछ कितनी है, 99, देयर आर एन एडिशनल 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस। और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस जो ऑफिशियली उनको जो है हमने अपने शेड्यूल में नोटिफाई नहीं किया हुआ है। कुछ 99 ऐसी भी लैंग्वेजेस है हमारे पास जो कि लगभग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इंक्लूड इन द सेंसस एंड, जो कि 2011 सेंसस में इंक्लूड की गई थी, वहां पे काउंट की गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 37.8 मिलियन पीपल आइडेंटिफाई वन ऑफ दीज नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस एज देयर मदर टंग। 37.8 मिलियन लोगों में जो है ये 99 जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है, इसमें से इसको बोलने वाले लगभग कितने लोग हैं, कोई ना कोई इसको बोलते हैं। कितने? 37.8 मिलियन लोग बोलते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, उनकी मदर टंग है ये, उनकी मातृभाषा है ये 99 लैंग्वेजेस। और ऊपर से 1.2 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारी, लगभग 12 लाख के आसपास की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी क्या मदर टंग है वो अभी हम जो है हमें मालूम ही नहीं है, उसको हम काउंट ही नहीं कर पाए। तो 12 लाख की हमारी जो पॉपुलेशन की लैंग्वेज है हम उसको जानते ही नहीं कि क्या, क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि 1971 में जो हमारा लैंग्वेज का हमने एटलस का सेंसस वगैरह किया था, तो उस सेंसस के हिसाब से वहां पे हमने ये एक रूल बना दिया था कि वो 10,000 से कम बोलने, कोई भी लैंग्वेज को अगर 10,000 से कम बोलने वाले लोग हैं उसको, तो हम उसको ऐसे काउंट नहीं करेंगे। तो वहां पे उनकी काउंटिंग छोड़ दी जा रही थी। अगर उसके बोलने वाले लोग 10,000 से कम है किसी लैंग्वेज के, तो छोड़ दी जा रही थी। तो इस वजह से जो 12 मिलियन लोग हैं, 12 लाख लोग हैं, एक तरीके से 1.2 मिलियन लोग हैं, उनकी लैंग्वेज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ा और व्यापक सर्वे हमारी लैंग्वेजेस का कब किया गया था? 1961 में। 1961 में सबसे लास्ट जो सबसे व्यापक तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था वो 1961 का था हमारा, जिसमें हमने जो है कोई अगर एक व्यक्ति भी कोई एक लैंग्वेज बोलने वाला है तो उसको भी हमने वहां पे 1961 में काउंट किया था। लेकिन 1971 में आके हमने ये रूल बना दिया कि जो 10,000 से कम लोग बोल रहे हैं जिस भाषा को, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, और ये लगभग ये जो काउंट नहीं किए जा रहे, ये बोलते कौन से है? ये ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा करके ये सारी लैंग्वेजेस कौन यूज करती हैं? जो हमारी जनजातीय कम्युनिटीज हैं, जनजातीय समुदाय हैं, वही लोग ये ज्यादा करके यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कैरी आउट अ कम्प्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक सर्वे इन ऑर्डर टू क्रिएट द लैंग्वेज एटलस। उन्होंने कहा है, जो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास बहुत ही जरूरी हो गया है कि हम एक जो है लिंग्विस्टिक एटलस बनाए इंडिया का, कि कौन से पार्ट में कितनी लैंग्वेज बोली जा रही है, कितने लोगों के द्वारा बोली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उस कम्युनिटी के लिए भी और चीज़ों के लिए, उनकी पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा ये काम आती है, ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और अकॉर्डिंग टू द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR prepared by IGNCA, the stakeholder in the सर्वे वुड बी, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अगर आगे सर्वे होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? वो होंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ कल्चर होगी, एजुकेशन,
मिनिस्ट्रीज ऑफ कल्चर, एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी, होम अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री होगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर, ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें काम करेंगी। एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन अपार्ट फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस कम्युनिटीज, ठीक है, वेरियस लैंग्वेजेस कम्युनिटी सबको लेकर के जो है ये सर्वे करवाने की बात यहाँ पे कही गई है कि हम यहाँ पे सर्वे करवाए जिससे हमें एक प्रॉपर एटलस, हमारा लैंग्वेज का एटलस इंडिया के सामने आए। तो मैंने आपसे जो कल्चर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ये आता किसके अंडर में है, अंडर में आता है कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो हमारा शेड्यूल 8 है उसमें हमने कौन सी ऐसी विदेशी भाषा को इंक्लूड किया हुआ है, आपको आंसर देना हमें कमेंट करके, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। पीएम लॉन्चेस 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट, 2000 उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जिसमें 41,000 का खर्चा, 41,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है। और उन्होंने लॉन्च क्या किया है, लॉन्च किया है हमारे अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत 554 क्या, अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन लॉन्च करने की बात कही है, फाउंडेशन रखी है इन्होंने अमृत भारत स्टेशन की 554। इसमें क्या है, जो पुराने हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनको रिवैम्प करने की बात कही, उन्हीं में सुधार करने की, उनको अच्छा बनाने की बात कही गई है। स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस 27 स्टेट में, 27 राज्यों में जो है 554 स्टेशन जो अमृत भारत स्टेशन के तहत आएंगे, उन्हीं की ओवरहॉलिंग की बात कही गई है। एंड इनॉग्रेटेड रेल ओवर ब्रिजेस एंड अंडर ब्रिजेस, रेल ओवर ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया इन्होंने, अंडर ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया। तो यहाँ पे मेन बात क्या थी, ये अमृत भारत स्टेशन जो है लॉन्च किया, फाउंडेशन रखी जो है हमारे मोदी जी ने। और ये अमृत भारत स्टेशन में क्या है, जो पहले से ही हमारे स्टेशन हैं उनको ही जो है उनमें ही एक तरीके से सुधार करना, उनको ही बहुत अच्छा, उनको ही इक्विप्ड करना, टेक्नोलॉजी, साफ सफाई और सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से इंस्टॉल करना, बहुत अच्छे से उनको बनाना, यही बात यहाँ पे है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। तो चलिए आगे चल लेते हैं, यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया है, जो इनॉग्रेशन किया हमारे पीएम जी ने। तो इसी के साथ में हमारे हो गए हैं आज के आर्टिकल समाप्त। तो आप देखिए, आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपसे कहती हूँ, मैं कोई ज़बरदस्ती तो आपसे कर नहीं सकती, लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो जरूर ही कर सकती हूँ, इस पे किसी का जोर नहीं है, मेरे रिक्वेस्ट करने पे कुछ कोई मुझे रोक नहीं सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, कितनी बार आपको सब्सक्राइब करना है कर लेंगे, हमें भी अच्छा लगता है, हमारी टीम का मोटिवेशन हाई होता है, तो कर लीजिए, करने में क्या जा रहा है आपका, देख रहे हैं हमारी वीडियोस को तो हमें सब्सक्राइब भी कर लिया। अब क्या मैं भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि हमें सब्सक्राइब करिए, तब आप लोग करेंगे? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से। चलिए इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए और आप अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, खाते पीते मस्त रहिए। दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, वर्कआउट वगैरह कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टायरसम और कम्बरसम जर्नी है आपके प्रिपरेशन की, तो आपको अपना ध्यान खुद से ही रखना पड़ेगा, कोई नहीं है आपका ध्यान रखने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में एक जो है गोल आपने बना रखा है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओ इस जर्नी में, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, किसी स्पोर्ट्स की हो, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, तो अपने जो है मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ को बना के रखें। और हमारी और हमारे पूरे टीम की आपके साथ शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे जो है जो फाउंडेशन बैच चल रहा है इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे दोनों ही लैंग्वेजेस में चलता है। यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ से इसको स्कैन करके सीधे डायरेक्टली जा करके उसको जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से जा करके। एजुकेशन नोटबुक IS एजुकेशन फॉर ऑल, लगातार बोलते बोलते दोस्तों मेरी आवाज़ जो है वो अब जो है लड़खड़ाने सी लग गई है, लेकिन मैं इसको सही करके बोलूँगी। तो यहाँ पे आप कर लीजिए। तो इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। जितने भी आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स हैं मैंने यहाँ पे बहुत ही विस्तार में आपको कवर करवा दिए हैं। तो अब सीधे से जाकर के आपको एक काम करना है, हमें सब्सक्राइब कर ही लेना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है आप लोगों को। इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है दोस्तों, आप इस बात को समझो, और जो है मोटिवेशन आता है, हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और नई नई चीज़ें लेकर के आते रहें। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें देरी मत करिए, और हमें इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। हमारे द क्लासमेट गुरु के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
खाते पीते मस्त रहिए, अपनी एनर्जी बनाए रखिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, हम जितना कर सकते हैं आपके लिए बच्चों हम उतना करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।